देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं ना, देखिए उनके लिए यहाँ पर विज्ञान का 29 फरवरी को जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है ना, तो उस पेपर में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न कैसे आएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी जैसा कि आप सभी जानते हो कि विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, ठीक है। तो तीनों के क्वेश्चन आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए आपके एग्जाम में जो पेपर आने वाला है 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर, और उस पेपर में कैसे आप लोग पूरे अपने 70 नंबर कैसे पक्का कर पाओगे, यानी 70 नंबर का जो आपके एग्जाम में पेपर आता है उसमें आप 70 नंबर की पूरी तैयारी कैसे कर पाओगे, वो सारी जानकारी कहीं ना कहीं इस वीडियो में मैंने आपको दी है। पूरी कोशिश की है करने के लिए और पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। देखो सबसे पहले क्या है कि आपके एग्जाम में 20 MCQ पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने? 20 MCQ आएंगे, है ना। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों के अलग अलग चैप्टर से उठा लिए सारे क्वेश्चन, और उन सभी को मैंने आज की इस वीडियो में आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में रख दिया है, ठीक है। और देखिए इसी तरीके से बचे हुए 50 नंबर जो कि आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को 50 नंबर को पूरा कम से कम 50 में आप लोगों के इतने नंबर आ जाएं, 45 प्लस नंबर। तो मैंने क्या किया, मैंने केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायोलॉजी के मैंने क्या किया, इन सभी तीनों के पार्ट के मैंने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ ले लिया है, ठीक है। गारंटी ये सारे क्वेश्चन आपको 101% आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट जिसकी कम तैयारी हुई है या बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, ठीक है, वो बड़ी ही आसानी से इन क्लासेस को देखकर रिवीजन कर सकता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ले सकता है, ठीक है। आप आसानी से विज्ञान में 95 प्लस मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे आपके एग्जाम में 20 MCQ, कौन कौन से 20 MCQ आपको 20 में 20 नंबर दे करके जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट MCQ देखने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम जो 101% आने ही आने वाले हैं, एकदम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अभिक्रिया, एक अभिक्रिया दे दी गई है, देखिए आप आसानी से कि BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है। यानी BaCl2 प्लस Na2SO4 आपस में क्रिया करते हैं और बनाते क्या हैं, BaSO4 प्लस 2NaCl बनाते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करके 2NaCl और BaSO4 बना लेते हैं। फिर आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी ये जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, योग अभिक्रिया, अभिकटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो आप देख सकते हो कि ये जो आपकी अभिक्रिया है ना, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर आयन है ना, ये देखो यहाँ पर आयनों के मध्य में अदला बदली हो रही है। Ba जा रहा है आपका SO4 के साथ में, Na2 जा रहा है Cl2 के साथ में, तो यहाँ पर आयनों के बीच में अदला बदली हो रही है। तो ऐसी क्रिया को, यानी ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला वाला आपको MCQ समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी आयनों के बीच में अदला बदली हो रही है, इसका मतलब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारी है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए भाई। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट, हमारा जो लेड नाइट्रेट होता है, यानी हमारा लेड नाइट्रेट, समझ में आया, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको केवल एक ऑप्शन याद रखना है कि इसका रासायनिक फार्मूला PbNO3 का होल्ट, यानी PbNO3 का होल्ट ट्वाइस होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, यानी आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है, कि अम्लीय लवण कौन सा है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। पहला दे रखा है NaCl, दूसरा दे रखा है NaSO4, तीसरा दे रखा है Na2SO4 और चौथा दे रखा है KCN। तो आपको क्या बताना है कि इसमें से अम्लीय लवण हमारा कौन सा है। तो अम्लीय लवण आपका ये हो जाएगा NaHSO4, ठीक है। चलिए इसको टिक लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपको ज़्यादा ढूंढने के भी नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में, यानी ऐसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि हर वीडियो आपको तुरंत मिले, सबसे पहले मिले, और सारे प्रश्नों को नोट कर लेना। चौथा वाला प्रश्न देखो, कह रहा शुद्ध जल का pH मान होता है, यानी जो शुद्ध जल होता है इसका pH मान कितना होता है। तो देखो शुद्ध जल का pH मान होता है 7। क्यों? ये क्योंकि ये उदासीन होता है। अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, ठीक है। क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा।
तो देखिए यहाँ पर शुद्ध जल की बात कर रहा है जो कि उदासीन होता है, ना तो ये हमें अम्लीय लगता है ना तो ये हमें क्षारीय लगता है। इसका मतलब इसका pH मान हमारा 7 होता है, तो नोट कर लो इसको। अगला प्रश्न देखो कि धावन सोडा, जो हमारा धावन सोडा होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र सभी लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये देखें आपको जरूर 101% ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसको टिक लगा लो आप लोग। चलो अगला प्रश्न नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो भाई, कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, ठीक है, यानी जो जल होता है इसको जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोगी पदार्थ है, तो आप लोगों को याद रखना है विरंजक चूर्ण जो होता है ये जल को जीवाणु रहित बना लेता है। ठीक है, यानी अगर जल में कोई भी जीवाणु वगैरह है तो अगर हम विरंजक चूर्ण मिला देते हैं तो जल जो हमारा होता है स्वच्छ हो जाता है एकदम। ठीक है, बड़े बड़े स्विमिंग पूल में इसी का विरंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। 7वां वाला प्रश्न देखो आप लोगों का, 7वां नंबर क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, अभी तक जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन हैं और इन सभी को नोट कर लेना कहीं ना कहीं कॉपी में। 7वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी धातु है ना वो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। यानी आपको बताना है कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। मतलब हम लोगों ने कोई एक ये धातु ले ली, ठीक है, हम लोगों ने कोई धातु ले ली और हमने क्या किया, इसको किसी बीकर में रखा और बीकर में उसमें हमने ठंडा जल डाल दिया। अब जैसे हम इसको इस ठंडे जल के अंदर डालेंगे इस धातु को, तो यहाँ से हमारी H2 जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा धातु करती है, लोहा करती है कि कॉपर करती है कि भैया सोडियम करती है कि कार्बन करती है। तो ऐसा आप लोगों का सोडियम करती है। सोडियम हमेशा ठंडे जल के साथ क्रिया करने के बाद में हाइड्रोजन गैस निकालती है, याद कर लेना इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न हमारा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, जो आप लोगों की सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसका जो जलीय विलयन होता है, अच्छे से देखना एकदम, जलीय विलयन कैसा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है ये अम्लीय होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 ये हमारी क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है भाई। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेना और देखिए एक क्वेश्चन हम आपको HW में भी बताते हैं, तो उसका क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना उसका आंसर। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कोई HW के लिए, तो उसको अच्छे से आप लोग कमेंट में बताना, फिर आपकी वीडियो को लाइक भी किया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरी वीडियो को देखना, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको वो मिल जाएगा, छोटी छोटी वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इस टाइम चाहिए रिवीजन, और रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि उसमें सब कुछ आपका होना चाहिए, लॉन्ग होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, MCQ होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल, जो हम लोगों का एथिल अल्कोहल होता है यानी C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, तो इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल। ठीक है, C2H5OH का IUPAC नेम होता है एथेनॉल, याद कर लिया। चलिए अब नोट करिए क्वेश्चन नंबर 10 कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, यानी जो आप लोगों की एथेनोइक अम्ल होती है ना, एथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है। तो देखो एथेनोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है आप लोगों का CH3COOH। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप लोगों को इसको रट लेना है। हालांकि इसको अगर आप बनाओगे IUPAC नेम तोड़ करके तो आप बना लोगे, लेकिन आपको रट लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहली बार दिखेगा, एक नज़र में इसको टिक लगा लेना, बनाने की कोशिश नहीं करनी है, सीधा रट लो। इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH होता है। अगर इसको बनाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा C2H5OH, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, C2H5, और आप लोग इसको ऐसे याद करो CH3COOH, ऐसे याद करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर, सारे प्रश्नों को नोट कर लेना, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। ठीक है, सभी को नोट कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह, अब देखिए कीटोनी समूह कौन सा है हमारा, ये हमारा कीटोनी समूह है। तो निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। सबसे पहले देखो कीटोनी समूह कैसा होता है, कार्बन होता है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और डबल बॉन्ड में यानी कि इसके जो कार्बन के डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात,
कि कार्बन के जो दो बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड वो खाली होते हैं। अब ये दोनों ही बॉन्ड किसी अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले देखो पहला वाला ऑप्शन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन ये देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और OH समूह, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखो भाई, कार्बन है, कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन भैया यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखो, कार्बन है, CH3 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही, लेकिन ये OH नहीं जुड़ा होना चाहिए, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। कार्बन है, CH3 जुड़ा हुआ है और इधर भी CH3 है, इस वजह से ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। तो निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? इस वाले यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। चलिए अब आप लोग नोट करिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन नोट करिए कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव कौन है? मीथेन है, एथेन है कि प्रोपेन है कि ब्यूटेन है? तो देखिए प्राकृतिक गैस जो होती है ना, प्राकृतिक गैस, ठीक है, इसका जो प्रमुख अवयव होता है वो होता है मीथेन। समझ में आ गया? मीथेन होता है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव, ठीक है। चलिए 12 प्रश्न नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखिए, अभी नहीं, अभी और नोट करिए, केमिस्ट्री के अभी और भी प्रश्न है, बायोलॉजी के आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जितने भी प्रश्न है केमिस्ट्री के, सबसे पहले उनको नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। 13वां नंबर केमिस्ट्री का प्रश्न है कि विकर्ण संबंध के तत्व हैं, यानी विकर्ण संबंधी कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है लिथियम, यानी लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और यानी सोडियम, और एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी विकर्ण संबंधी तत्व तो हमारे लिथियम और मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है। विकर्ण संबंधी तत्व यानी कुछ इस तरीके से ये आपके होते हैं विकर्ण संबंधी तत्व, ठीक है। तो ये विकर्ण संबंधी तत्व हमारे लिथियम यानी Li, मैग्नीशियम यानी Mg होते हैं। याद कर लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 14 नोट करो, तुरंत नोट करो कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र यानी रासायनिक फार्मूला क्या होता है। प्रोपेन का मतलब है कि यहाँ पर भैया आपके कार्बन 3 होंगे, 3 कार्बन होंगे, है ना। और भैया हाइड्रोजन कितने होंगे फिर? तो भैया आपके हाइड्रोजन 4 होंगे, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन आपके 8 होंगे। तो इसका मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक फार्मूला क्या होगा? C3H8। याद कर लिया? चलिए अब आप लोग नोट करिए प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न कि प्रोपेनॉल, जो हमारा प्रोपेनॉल है, इसका रासायनिक फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C3H5OH होता है कि C2H5OH होता है कि C3H6OH होता है कि C3H7OH होता है। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नोट कर लिया इस प्रश्न को। तो देखिए यहाँ से हमने आप लोगों को बताए जितने भी केमिस्ट्री के मोस्ट IMP क्वेश्चन थे ना, उन बहुत सारे क्वेश्चन में से जब मैंने देखा अच्छा ये क्वेश्चन 23 में आया था, ये 22 में पूछा गया था, ये 19 में पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं गणित लगाकर आपको मैंने उन प्रश्नों को दिया है जो कहीं ना कहीं एकदम आने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2024 के लिए ये 15 प्रश्न केमिस्ट्री के सभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए। सबसे पहले इन प्रश्नों को नोट कर लेना और आज ही तैयार कर लेना, ठीक है। चलो अब आप लोग नोट करोगे फिजिक्स के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपको 101% 101% देखने को ही मिलेंगे। ऐसे प्रश्न लाए हैं क्योंकि देखा है मैंने कहीं ना कहीं प्रश्न अच्छा 22 में पूछे गए थे, 19 में पूछे गए थे, 18 में आए हैं, 18 के बाद सीधा 15 में आए, 15 के बाद सीधा 20 में आए और 20 के बाद सीधा 24 में आएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको गणित लगा करके लेकर आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप नोट करोगे 16 नंबर क्वेश्चन, यानी वीडियो का 16 नंबर प्रश्न है। फिजिक्स का पहला प्रश्न है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो भैया इसकी क्षमता क्या होगी। अब अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, यानी अगर आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है तो भैया आप पता क्या करोगे। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप करोगे सबसे पहले जो क्षमता निकालने का, जो यानी हमारी क्षमता निकालने का जो फार्मूला होता है वो पता होना चाहिए। तो क्षमता को निकालने का जो फार्मूला होता है, क्षमता हमारी D होती है, D, और D को निकालने का फार्मूला होता है 1/F, ठीक है। तो देखिए दूरी कितनी दे रखी थी, फोकस दूरी 5 मीटर दे रखी थी, कितनी 5 और ऊपर 1 है। तो देखो यहाँ पर आप लोग दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 5 दूना के 10, ठीक है। तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.2 डायोप्टर। कितना आ जाएगा? 0.2 डायोप्टर। अब चूंकि ये माइनस में निकलता है, ठीक है, अवतल लेंस है, माइनस में होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइनस का 0.2 डायोप्टर। नोट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 16 नंबर नोट कर लिया। चलो अब आप लोग यहाँ पर नोट करो, क्वेश्चन नंबर 17 नोट करो। देखिए पढ़िए अच्छे से
और फिर मैं पढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चन हमारा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। ठीक है, एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर दे रखी है। पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्या पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले आपने प्रश्न को पढ़ लिया। अब आपको मैंने क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका भी बताया था भैया कि अगर कहीं क्षमता वगैरह पूछ दे तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। अब आपको ये फार्मूला खुद से लगाना है। इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ 50 सेंटीमीटर होगा। अब आपको खुद से इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला आपको ये लगाना है और इसकी यहाँ पर आपको देखिए डी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, आपको डी दे रखा है, आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको आंसर बता दिया 50 सेंटीमीटर है। अब आपको खुद से इस घर में लगाना है, जा करके आंसर आपको मैच करना, मेरा सही आया गलत आया। 18 नंबर प्रश्न नोट करो जल्दी से, तुरंत नोट करो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम किस रंग के लिए होता है। फिर से सोचो, कांच का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक किस रंग के लिए होता है। ऑप्शन दे रखा है हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, ठीक है, लाल रंग के लिए कि पीले रंग के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए, है ना, कि कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग के लिए। याद हो गया। चलिए अब आप लोग नोट करिए क्वेश्चन नंबर 19, तीसरा प्रश्न हमारा ये फिजिक्स का। ठीक है, नोट करो कि एक उत्तल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी एक वस्तु है जो कि उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कह रहा है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कह रहा है। तो अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रखी हुई है। तो जब अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रखी होती है तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए फोकस पर वस्तु रखी है, कहाँ बनेगा जाकर के, अनंत पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। तो लगा लोगे अनंत पर बनेगा। ठीक है, याद कर लिया प्रश्न। वैसे इस वाले प्रश्न को मैं आपको MCQ में होमवर्क के लिए बताने वाला था, बट चलो इसका मैंने खुद ही बता दिया। तो आप लोग दूसरा प्रश्न का आंसर बताना कोई। अब 20 प्रश्न देखो कि स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु कहाँ होता है। तो स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु, आंसर आप लोग कमेंट करके बताया, जो भी आपको आंसर पता हुआ करे उसका आंसर आप कमेंट में बताया करिए, तुरंत बताया करिए। देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी स्वस्थ नेत्र जो होते हैं उनका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। याद कर लिया। चलिए अब अगला याद करो। अगला याद करो कि 21 नंबर के स्वस्थ नेत्रों के लिए दूर दूर काट दो, केवल दूर, है ना। तो स्वस्थ नेत्रों के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, तो स्वस्थ नेत्रों के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है। तो अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर। याद कर लो, अनंत पर होता है। ठीक है, चलो इसको याद कर लिया, याद कर लिया इसको। अब आगे के प्रश्नों को देखो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं आपके लिए। 22 नंबर क्वेश्चन नोट करोगे कि यहां पर देखिए, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को, ठीक है, प्रतिरोध R है, ठीक है, उसके तार का कोई टुकड़ा है, टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर लेते हैं या फिर कर देते हैं। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है। तो R/R यानी R' का मान क्या होगा। सिंपल से ये कह रहा है कि कोई बड़ा सा प्रतिरोध है। ठीक है, ये बड़ा सा कोई तार है ना, इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है। मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया और इसके बाद इन 3 भागों को मैंने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। किसमें? समांतर क्रम में जोड़ दिया। इस तरीके से समांतर क्रम में इनको जोड़ दिया। ठीक है, समांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ दिया। फिर पूछ रहा है कि भैया इनका इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा आपको वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। देखो यहाँ पर हमारा R किसी टुकड़े का 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, टुकड़े को फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है क्या होगा, क्या होगा तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो देखो ऐसे करोगे आप लोग, एक मान लोगे। ठीक है, एक मान लिया आपने। अब इस तरीके से 1 + 1 कर दोगे, 1 + 1 1 + 1। ठीक है, इस तरीके से करते जाओगे, नीचे आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, आपने 1 माना है ना, तो नीचे आपका 1 ही रहेगा और 1 1 करके 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका जहाँ तक ये 3 वाला सही होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना और कमेंट करके हमें बताना। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर नोट करोगे 23 नंबर प्रश्न नोट करिए। 23 नंबर क्वेश्चन कि भैया एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्टेज लिखा है।
है ना, एक कोई बल्ब है ना, एक कोई बल्ब है जो कि 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्टेज लिखा हुआ है। तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध आपको बताना है, जो बल्ब है ना उसके तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको क्या फार्मूला यूज़ करना है, आर इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है इसका, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, ठीक है, ये देखिए 100 है ना, तो इस तरीके से आप लिखोगे 100 को पी से प्रदर्शित कर, वी स्क्वायर बाई पी। तो देखिए वी स्क्वायर जब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220, ठीक है, और बटे में 100, क्योंकि पी हमारा यानी यहाँ पर जो हमारा वाट दे रखा है ये पी हमारा 100 वाट दे रखा है। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 1 जीरो ये चला जाएगा तो 22 दुना के कितना हो जाता है 484, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, ऑप्शन ये वाला देखिए, आपको ये फार्मूला लगाना है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो आर जब पी इधर आ जाएगा नीचे तो आर आपका नीचे चला जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। अब इस फॉर्मूले को लगा करके आप तंतु का जो प्रतिरोध है वो ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब अगला नोट करोगे, ये देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया नहीं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, भूल कर भी मत जाना। और अगर ऐसे मिलता जुलता कोई अगर वैल्यू चेंज भी कर देना तो इस वाले फार्मूले को नोट कर लेना, अपने माइंड में फीड कर लेना। इस वाले फार्मूले से अगर वैल्यू बदल दे तो इस वाले फार्मूले का प्रयोग करके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कराना, आएगा जरूर ये क्वेश्चन, भले इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए बट क्वेश्चन ज़रूर आएगा, नोट कर लो तुरंत। अब अगला प्रश्न नोट करो कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती, तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁴ मीटर प्रति कूलाम ये होती है इसकी किलोवाट घंटा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, इसको नोट कर लो, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है 3.6 × 10⁴ जूल प्रति, ऐसा कुछ जूल होता है। ठीक है, ये होती है, इसको नोट कर लो। चलो अब आप लोग नोट करो 25 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, और प्रतिरोध का मात्रक सभी लोगों को पता होना चाहिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, नोट कर लो। अगला नोट करो कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का। अगला नोट करो कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, यानी विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो विद्युत धारा का मापन जो होता है वो एमीटर से किया जाता है। किससे, एमीटर से किया जाता है। अगला नोट करो कि भैया एक लघु परिपथ में धारा का जो मान होता है वो कैसा होता है। कोई लघु परिपथ है तो उस कंडीशन में फिर धारा का मान कितना होगा, तो धारा का मान अधिकतम होता है। कैसा होता है, अधिकतम होता है, लघु परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 30 नोट करो। कह रहा है कि एक 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में कटने पर या फिर काटने पर प्रत्येक टुकड़ा होगा 5 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, हमने क्या किया, उसको 5 बराबर भागों में बांट दिया, तोड़ दिया। तो आपको बताना है कि कटने पर उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो भैया 5 है। ठीक है, और 5 को अगर 5 बराबर भागों में बांटोगे तो भैया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 होता है ना, तो मतलब एक भाग हमारा जो एक भाग निकलेगा वो 1 निकलेगा, तो इसका राइट ऑप्शन 1 ओम हो जाएगा। समझ में आ गया प्रश्न कि दोबारा समझाएं, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा एक बार में ही। नहीं समझ में आया दोबारा फिर से रिज्यूम करके देख लो, समझ में फिर से आ जाएगा। 30 नंबर प्रश्न जल्दी से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। सारे ही प्रश्नों को नोट कर लेना, एग्जाम में जरूर आएंगे। अब चलो आप लोग नोट करो अगला प्रश्न क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको बायोलॉजी के प्रश्न बताने वाला हूँ, तो भैया फिजिक्स के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने फिजिक्स को बता दिए। आप उनको बस तैयार कर लेना, किसी को मत तैयार करके जाना, बस उनको तैयार कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से आप नोट करोगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील होता है, कि जल में क्या घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील होता है विटामिन सी, याद कर लो। अगला प्रश्न नोट करो कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। अगला नोट करो कि क्रमरूपी परिसूचिका का भाग है, तो सीकम जो होता है क्रमरूपी परिसूचिका का भाग है, नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में भैया आपका एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, एमाइलेज एंजाइम, नोट कर लो। अगला प्रश्न नोट करो कि घेंगा रोग का नियमन करता है, तो घेंगा रोग का कौन नियमन करता है, तो थायरॉक्सिन, इसको नोट करो थायरॉक्सिन। तो घेंगा रोग का जो नियमन होता है वो थायरॉक्सिन करता है।
याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये। बायोलॉजी के सारे जितने मैंने आपको यहाँ पर बायोलॉजी के प्रश्न बताए 31, 32, 33, देखिए 34 प्रश्न तो हमने लिखा ही नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा आप लोग, 35, 36, ये सारे प्रश्नों को नोट कर लो। सारे के सारे आपके वेरी 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 ये सब 5 स्टार वाले प्रश्न हैं, पाँचों के पाँचों प्रश्न, ठीक है। नोट कर लो, बहुत बार एग्जाम में आएंगे, सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न भैया, सभी को नोट कर लेना। अगला प्रश्न नोट करो 37 नंबर कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी? हर एक चीज़ के लिए होता है। हर चीज़ हम लोग अपने मस्तिष्क से सोचते हैं, कुछ करते हैं तब भी सोचते हैं, चलते तब भी सोचते हैं। तो सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हर एक के लिए, यानी ऑल ऑफ दिस, हर एक चीज़ के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। अगला प्रश्न नोट करो कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा जीन प्रारूप है ना शुद्ध गोल बीज को प्रदर्शित करता है? तो जो हमारा स्मॉल टी ये नहीं प्रदर्शित करता, स्मॉल टी कैपिटल टी ये नहीं प्रदर्शित करता है, स्मॉल टी कैपिटल टी ये भी नहीं प्रदर्शित करता है, कैपिटल आर ये हमारा स्मॉल जो शुद्ध गोल बीज होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। नोट कर लो। अगला प्रश्न नोट करो कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो भैया चार्ल्स डार्विन था। अगला नोट करो कि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होता है HW में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे 40 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। हर वीडियो की तरह हम एक क्वेश्चन कमेंट में देते हैं और उसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताते हैं, ठीक है। तो जो भी कमेंट करके बताएगा उस वाले आंसर का, उसकी वीडियो को फाइनली लाइक किया जाएगा। इस तरीके से दिल वाला इमोजी बना करके उसकी वीडियो को लाइक किया जाएगा, यानी उसके कमेंट को लाइक किया जाएगा, ठीक है। तो भैया इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तुरंत कमेंट करो जाकर, अभी के अभी कमेंट करो, ठीक है। फिर हम आगे के जो इंपॉर्टेंट वर्णनात्मक प्रश्न है ना, जिसकी वेट कर रहे थे कैसे कैसे क्वेश्चन सर जी लाए हैं, भैया जी आपके लिए लाए हैं, तो उसको बताएंगे, पहले कमेंट कर दो, ठीक है। चलो तो चलिए अब आप लोग यहाँ से नोट करने शुरू कर दीजिए वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि भैया आपके एग्जाम में कितने नंबर के, 50 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। आप कैसे 50 में, देखिए आपका टारगेट अगर है 90 प्लस लाना, अगर आपको एग्जाम में 90 प्लस का टारगेट है कि हम साइंस में 90 प्लस लेकर के आएंगे, तो इसके लिए आपको वर्णनात्मक में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, पेपर से पहले रिवीजन भी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बताने वाले हैं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसलिए इनको जरूर नोट कर लेना, किसी कॉपी या फिर नोट्स पे तैयार कर लेना। सबसे पहला प्रश्न आप नोट करो कि संचारण क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो वर्णनात्मक प्रश्न लिए हैं ये हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं। किसके लिए? केमिस्ट्री के। फिर बायो के, फिर फिजिक्स के आएंगे। तो वीडियो मैं बता रहा हूँ लंबी होगी, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। वर्णनात्मक मिल जाएंगे, भाई ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिए हैं, ठीक है। अब वर्णनात्मक को भी नोट कर लो, ठीक है। चलो सबसे पहला प्रश्न नोट करो आप लोग कि संचारण क्या है। सबसे पहला नोट करिए कि संचारण क्या है और उदाहरण सहित इसको समझाना है। देखो मैं आपको इसका उदाहरण बता दूंगा ऐसे ही, बट इसका जो संचारण प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। देखो नमी वायु, मतलब नमी वायु का मतलब होता है जो नम वायु होती है, यानी ऐसी जब हवा ठंडी ठंडी जब हवा चलती है तो नमी वायु अम्ल के संपर्क में आने पर, नमी वायु या अम्ल के संपर्क में आने पर धातु की सतह पर पतली परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? संचारण कहलाती है। यानी आपने देखा होगा कि जब ठंडी हवा चलती है तो उस समय अगर हम लोहे की कोई भी चीज़, यानी बरसात में अगर कोई लोहे की चीज़ रख देते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं पानी पड़ता रहता, हवा चलती रहती है और उसमें जंग लग जाती है। तो ये प्रक्रिया ही संचारण कहलाती है, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि भैया क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। चांदी पर पीली परत चढ़ना, ठीक है। तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये सारे संचारण के एग्जाम्पल हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, तीनों को नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, केमिस्ट्री का अगला प्रश्न नोट करो। ये देखिए पहला वाला प्रश्न ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में किसी ना किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब जो 24, ये देखिए दूसरा वाला प्रश्न है, ये भी किसी ना किसी 24 में आपको किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा। नोट कर लो प्रश्न आप लोगों का कि रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी स्टूडेंट्स हमारी जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है इस पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। अब देखिए आप कैसे इसकी टिप्पणी लिखोगे, देखो समझो, ऐसे लिखोगे भैया, ऐसे लिखोगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण व
और अपचयन, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन वहाँ से घट रहा है, मतलब चला जा रहा है ऑक्सीजन। तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता हो, यानी दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं, तो ऐसी क्रिया उपचयन अपचयन या तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। अच्छे से समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बिना दे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम्पल ऐसे दोगे, ऐसे लिखोगे, सबसे पहले रिएक्शन दे करके लिखोगे कि CO। अब देखिए ये रिएक्शन है हमारी, इसको अच्छे से समझ लेना। देखो जब CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है, जब ये H2 यानी हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तो देखिए एक हाइड्रोजन, यहाँ पर समझिए हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन होता है अपने साथ ले लेता है, बना लेता है H2O, और केवल कॉपर ये बाहर निकल जाता है। तो क्या बचता है, केवल और केवल कॉपर बचता है। आप देख सकते हो कि कॉपर यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन इसके पास नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन ही था, लेकिन जब अभिक्रिया होने के बाद उसके बाद ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा वाला प्रश्न 2024 के किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा, हो सकता हो आप ही के सेट में आ जाए, ठीक है, तो इसको तुरंत नोट कर लेना। अब अगला प्रश्न नोट करो, केमिस्ट्री का अगला प्रश्न नोट करो। अगला प्रश्न आप लोगों का है 3रा नंबर प्रश्न कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। आपको नोट करना है, बताना है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको नोट करो अच्छे से, कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या फिर वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर, है ना, जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक अभिकारक है, ठीक है, एक अभिकारक है, अभिक्रिया इसकी हुई, इसकी रिएक्शन हुई, फाइनली इसने दो बनाए, या तो भैया इसने 2 से अधिक भी बना लिए अभिकारक, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, 2024 में जरूर आएगा प्रश्न, लिख कर ले लो। उदाहरण प्रश्न देखो, उदाहरण कैसे लिखोगे इस प्रश्न का। हमने क्या किया कि भैया हमने सिल्वर यानी Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर और क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड, हमने यहाँ पर क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड, है ना, यानी AgNO3 यानी AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। जब इसकी हमने क्रिया कराई या फिर सिल्वर क्लोराइड को जब गर्म किया, देखो ये कैसे होता है, जब सूर्य के प्रकाश में इसको रखते हैं ना, तो देखिए आपका चांदी जो होता है ना वो मिल जाता है, और आपकी जो C होती है Cl2 यानी क्लोरीन, है ना, ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो देख सकते हो कि एक अभिकारक ही हमारा 2 उत्पाद दे रहा है, और ऐसी क्रिया मैंने आपको बताई ना अभिक्रिया कि वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तैयार कर लोगे, बहुत आसान था। अगला प्रश्न नोट करो, अगला नोट करोगे कि धोने का सोडा, जो हमारा धोने का सोडा होता है, हमारा धोमन सोडा यानी धोने का सोडा, और बेकिंग पाउडर, धोने का सोडा और बेकिंग पाउडर, आपको क्या करना है, इसके 2 उपयोग लिखने हैं। इसके क्या करने हैं, 2 और 2 उपयोग लिखने हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऊपर वाला भी आपके एग्जाम में 4 नंबर में आता है। तो ऐसे लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग बनाओगे धोने का सोडा के उपयोग, ऐसे लिखोगे, और फिर इसमें पहला उपयोग लिखोगे कि यह कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं को साफ करने का काम आता है। यानी जो हमारा धावन सोडा होता है, सबसे पहला उपयोग होता है कि ये कपड़े धोने और अन्य वस्तुओं को साफ करने के लिए काम आता है। दूसरा उपयोग है कि आग बुझाने में, यानी जो आग जलती है उसको बुझाने में धावन सोडा उपयोग में किया जाता है। जब बड़ी बड़ी जगह आग लग जाती है, अधिक मात्रा में लगाई जाता है तो लग जाती है, तो धावन सोडा, है ना, किसी भी चीज़ में मिला करके वो इधर उधर डाला जाता है, तो उससे आग बुझ जाती है। नोट कर लो दोनों उपयोग। अब देखो बेकिंग पाउडर के पहला उपयोग नोट करोगे कि बेकिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट को बनाने में, इसका मिश्रण को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर का पहला उपयोग ये है। दूसरा उपयोग है कि प्रतिरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके, प्रतिरोधी के रूप में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। देखिए इसके हो सकता हो आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हों इसके उपयोग याद करने में, हालांकि अगर आप याद करोगे ना, समय लगाकर 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, उम्मीद है बैठ जाएगा। नोट कर लिया प्रश्न। चलो अब आप नोट करोगे एक लॉन्ग प्रश्न जो कि एग्जाम में 2024 में जरूर पूछा जाएगा, जरूर आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर में आता है। तो प्रश्न है, नोट करो इसको,
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है, इसको बनाने की विधि लिखनी है और इसके उपयोग लिखनी है। क्वेश्चन 6 नंबर में आता तो भैया कैसे लिखोगे? देखो, एग्जामिनर को ऐसे आपको एग्जामिनर के सामने अपने क्वेश्चन को प्रस्तुत करना है कि वो ज़्यादा पढ़े ना और एक पन्ना या फिर थोड़ा बहुत पढ़े और आपको पूरे 6 में 6 नंबर दे दे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का थोड़ा इंट्रो लिख देना है, इंट्रोडक्शन। जैसे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो देखो, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो, इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो देखो, इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सामान्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। और अगर हम इसके अणुसूत्र की बात करें तो अणुसूत्र होता है CaSO4.12H2O। इसको आप बोलोगे CaSO4.12H2O, मतलब एक बटे दो दे रखा है ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे हाफ H2O, CaSO4.12H2O। उम्मीद है तीनों चीज़ें आपको इंट्रो में लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर थोड़ा बहुत देखेगा और देखेगा इतनी अच्छे से उसने आंसर को लिखा है और आपको अच्छे नंबर दे देगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग सीधा यहाँ से शुरुआत कर देते हैं, बट आपको सबसे पहले ऊपर इंट्रो में 3 चीज़ें वो लिखनी है जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर हेडिंग लगाओगे और लिखोगे बनाने की विधि। और बनाने की विधि में आप पता क्या लिखोगे? लिखोगे सबसे पहले कि जब कैल्शियम सल्फेट यानी जो हमारा जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट है ना, जब इसको हम लोग 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है, यानी जब जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब ये निर्जलीकरण क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो हमारा जिप्सम होता है इसमें क्या होता है, इसमें जल के अणु ज़्यादा होते हैं। तो जो जल के अणु ज़्यादा होते हैं तो जब ये क्रिया होती है यानी जिप्सम से जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो वहाँ जब 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं तो जो जल के अणु होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके बाद हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, इसकी जो बनाने की विधि है अच्छे से नोट कर लो इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कैसे बना, है ना। ये कैसे बना, रिएक्शन इसको आपको देना है इस तरीके से, बनाने की रिएक्शन आपको देनी है, तब जाकर आपको पूरे के पूरे 6 में 6 नंबर मिलेंगे। ऐसे लिखोगे रिएक्शन इसकी। जब हमने जिप्सम को लिया यानी CaSO4.2H2O। अब देखो, जिप्सम का फार्मूला आपको याद कर लेना है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। अब देखिए यहाँ पर जल के अणु ज़्यादा हैं, ठीक है, यहाँ जल के अणु ज़्यादा हैं। अब जब इसको 120 डिग्री ताप पर हम गर्म करेंगे, ठीक है, इसको 120 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे, टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो देखो हमारा जो जिप्सम होगा CaSO4.12H2O हमें मिल जाएगा, मिल गया हमको। और इसके साथ देखो 1/2H2O यानी कुछ जल के जो अणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, हवा बन के उड़ जाते हैं। जो हमारा प्योर POP होता है, ये हमारा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारा POP हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। आपको ये पूरा ऐसे नोट कर लेना है, अच्छे से इसको अच्छे से नोट कर लेना है, एग्जाम में सेम ऐसे ही लिख कर आना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ इतना कर दो कि 4 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने इसके उपयोग लिख दिए 2 नंबर उसके मिल जाएंगे, तो फाइनली आपको यहाँ से 6 में 6 पूरे नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा नोट कर लेना, क्वेश्चन 2024 में जरूर आने वाला है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नोट कर लेना। अब चलिए आप लोग यहाँ पर इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, उपयोग लिखिए। सबसे पहला उपयोग आप लिखेंगे कि जो आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। डॉक्टर द्वारा, जो आप लोग देख सकते हो कि देखा भी होगा कि जब किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो जो हाथ वगैरह टूटे हुए हाथ में जो चढ़ाया जाता है सफ़ेद सफ़ेद, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, तो पहला आप नोट कर लोगे। दूसरा आप नोट करोगे कि इसका उपयोग सजावट सामान यानी जो सजावट वाली सामानें होती, जैसे आपने कभी कभी मेले वगैरह में मूर्तियां देखी होंगी। ठीक है, जो ऐसी मूर्ति जो टूटती नहीं है, बड़ी बड़ी जो मूर्ति होती हैं गिर जाती हैं मगर टूटती नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं उसका बनाने में, है ना, उसको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग सजावट सामान, ठीक है, मूर्तियों बनाने में या फिर खिलौनों का निर्माण करने में किया जाता है। ठीक है, नोट कर लो, दोनों ही इंपॉर्टेंट उपयोग हैं, दोनों को नोट कर लोगे। और वहाँ मैंने जो आपको आगे बताया, ठीक है, यानी मैंने आपको जो यहाँ पर इतना बताया इसके बारे में लिखने के लिए पूरा नोट कर लोगे। ठीक है, और यहाँ से आपको पूरे 6 में 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आपको जरूर 2024 में जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी सेट में। प्री बोर्ड एग्जाम में तो ये आने ही आने वाला है। ठीक है, ये आने ही आने वाला है प्री बोर्ड एग्जाम में, तो इसको जरूर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है,
तो देखिए इस तरीके से हमने आपको केमिस्ट्री के जितने भी वर्णनात्मक की इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ना, मैंने आपको वो बता दिए, है ना, उनको तैयार कर लेना। उम्मीद है अगर आप इतने तैयार कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे आप लोग मुझे पता है एक दिन में नहीं तैयार करोगे, तो कोशिश करना कि 4 से 5 दिन में इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना, ठीक है। चलो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं? बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, है ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे पहले केमिस्ट्री के बताएं, अब आपको बायोलॉजी के बताएंगे। तो देखिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्णनात्मक प्रश्न, यानी आप सभी जानते हो वर्णनात्मक होते हैं 4 नंबर में आते हैं, 6 नंबर में पूछे जाते हैं भैया, तो ये वर्णनात्मक प्रश्न ही होते हैं। और आपकी 50 में हम आपके कम से कम आपकी 45+ नंबर आपको दिलाकर रहेंगे हम वर्णनात्मक प्रश्नों में, ठीक है। सारे प्रश्नों को बस आप नोट करते चलना। सबसे पहला प्रश्न आप देखो कि पित्तरस क्या है। जो आपका पित्तरस होता है ये क्या है और ये कहाँ स्रावित होता है, यानी जो पित्तरस होता है ये कहाँ स्रावित होता है बताना है आपको, या फिर ये कहाँ ये एकत्रित होता है वो बताना है आपको। ऐसे लिखोगे इसका आंसर कि पित्तरस अग्नाशय में जाता है, यानी जो पित्तरस होता है अग्नाशय में जाता है, यानी जो पित्तरस होता है अग्नाशय में पाया जाता है, अग्नाशय में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये प्रमुख रूप से भोजन को क्षारी बनाकर उसे सड़ने से बचाता है, ठीक है। साथ ही जीवाणुओं को भी नष्ट करता है, इतना लिख लोगे, ठीक है। यानी जो पित्तरस होता है ये अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है और ये भोजन को क्षारी करता है, लिखोगे इतना। और लास्ट में लिखोगे कि भैया यह रस यकृत में जाकर के स्रावित होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा या तो 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। और इतना लिख दोगे पूरे में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, सरल भाषा में एकदम लिखा है, एक बार में ही पढ़ते पढ़ते आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न नोट करोगे कि स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, यानी जो स्वपोषी पोषण होता है इससे आप क्या समझते हो, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में, यानी जो स्वपोषी पोषण होता है, जो स्वपोषी पोषण की जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में, इसकी भूमिका बताइए, ठीक है। स्वपोषी पोषण की जो क्रिया होती है इसकी प्रकाश संश्लेषण में क्या भूमिका है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको स्वपोषी पोषण क्या होता है वो बताना है। तो देखो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे कि जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। ऐसे जीवधारी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे, जो आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। ये CO2 और तथा पर्णहरिम, CO2 तथा पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की, है ना, सूर्य के प्रकाश, इतना काट लो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऐसे पोषण को ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखो जो हमारे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम लोग अपना भोजन किसी ना किसी के जरिए बनाते हैं, है ना। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं अपने शरीर से ही अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वो क्या करते हैं, उनके शरीर में पाया जाता है पर्णहरिम, उनके शरीर में पाया जाता है पर्णहरिम, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। बाकी पर्णहरिम पाया जाता है ना। और पर्णहरिम ये क्या करते हैं, पौधे पर्णहरिम तो होता ही होता है, बाहर से ये लोग सूर्य का प्रकाश लेते हैं और बाहर जो पाई जाती है CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं और भैया एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, और उसी से ही अपना भोजन बना लेते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद के शरीर से बनाते हैं, स्वपोषी पोषण वाले जीव जंतु होते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और ऐसे पोषण को ही भैया हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। इतना पूरा नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। प्रश्न में पूछा भी गया था, आप लोगों से यहाँ पर देख लो, बताते हैं। यहाँ पर प्रश्न में पूछा भी गया था कि प्रकाश संश्लेषण में इसकी क्या भूमिका है। देखो ऐसे लिखोगे कि यह क्रिया प्रकाश व क्लोरोफिल की सहायता से होती है और जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें आप लोग ऐसे लिखोगे रिएक्शन बना करके कि C6 फिर से देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, है ना। ये आपस में क्रिया करते हैं और ऊपर सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है और पौधों में पर्णहरिम पाया ही जाता है, दोनों आपस में क्रिया करते हैं। और देखिए C6H12O6 जो कि हमारा ग्लूकोज होता है ये बाहर निकल जाता है, 6CO2 ये बाहर 6O2 ये मिलती है, बाहर निकलती है, और 6H2O जल के 6 अणु बाहर निकल जाते हैं। और ये जो CO2 होती है ऑक्सीजन, ये मनुष्यों के लिए उपयोगी होती है, जो हम लोग सांस वगैरह लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो
पहले अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करने के बाद में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, जो कि हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रश्न आप लोग लिख लोगे। 4 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं भैया, 6 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, सुपोषी पोषण वाला नोट कर लो इसको। चलिए, नोट कर लिया प्रश्न। चलो, इतने दोनों ही प्रश्नों को नोट कर लेना। आप लोग सबसे पहले बायोलॉजी के इन दोनों प्रश्नों को तैयार करना। ठीक है, 2 ही प्रश्न बताएं, ज़्यादा प्रश्न नहीं बताएं आप लोगों को, ताकि आप याद नहीं कर पाओगे इस वजह से। अब देखिए, फिजिक्स के बताने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 2024 में ये क्वेश्चन आने ही वाला है, एकदम रखा हुआ है किसी ना किसी सेट में। बस जो स्टूडेंट इसको तैयार करके जाएगा वो तो भैया अच्छे से लिख देगा, जो नहीं तैयार करके जाएगा वो कुछ भी लिख कर चला जाएगा। लेकिन जो तैयार करके जाएगा वो 6 में 6 लेकर के आएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आप ऐसे लिखोगे। देखो, इसका आंसर इस तरीके से लिखो कि एक निश्चित ताप पर चालक तार का प्रतिरोध है ना, चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी जो हमारा प्रतिरोध होता है 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहला तार की लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है। मान लो ये तार है तो इसकी लंबाई पर निर्भर करेगा, इसकी लंबाई पर, और जो ये गोल मटोल ये कितना मोटा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी वो कितना मोटा है उस पर निर्भर करता है। इतना आपने शुरुआत में लिखना है, क्वेश्चन के शुरुआत में इतना लिखना है। और इसके बाद पहली हेडिंग लगाकर लिखोगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, जो आर होता है हमारा प्रतिरोध, उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती, यानी एल आर प्रोपोर्शनल एल होता है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है। ठीक है, इस तरीके से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमारा चालक तार का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी हेडिंग में बनाकर लिखोगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध आर जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब भैया, अगर देखिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि वो भैया जितना बढ़ाओगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप प्रतिरोध जितना बढ़ाओगे उतनी तेजी से लंबाई बढ़ेगी। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर आपने प्रतिरोध बढ़ाया है ना, प्रतिरोध आपने बढ़ाया तो भैया उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो पतला होना चाहिए। ये इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती का। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? जैसे अगर ए है, अगर हम इसको व्युत्क्रमानुपाती करें तो ये 1/a मतलब 1/a हो जाएगा। तो इसके ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से अगर आप दोनों को एक साथ मिलाओगे तब तीसरे वाले में आप ऐसे लिखोगे कि यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई, इसको देखिए ये चीज़ आपकी अलग है, ये आपका अलग है। सबसे पहले इस तीसरे वाले को समझो। यदि विभिन्न पदार्थों को समान लंबाई ए हो और समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यल हो, यानी लंबाई भी समान हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान हो, तो उस कंडीशन में जो प्रतिरोध होगा वो भिन्न भिन्न निकलेगा। ये तीसरे वाले में लिखना है। अब देखो, जब आप इसको मिला लोगे और इसको आपस में जोड़ लोगे तो एक फार्मूला बनेगा, जो बनेगा भैया आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। ठीक है, और फाइनली लास्ट में इसको आंसर बनाकर आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से फिजिक्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने एक ही बताया, ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा बता देते फिर आप उसको तैयार नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में जितने प्रश्नों को बताया है, आपको ये प्रश्न 3 से 4 दिन के अंदर सारे तैयार कर लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे 3 से 4 दिन के अंदर आपको तैयार कर लेने हैं। एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया? डिस्क्रिप्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, जिन फिजिक्स के भी भैया बताए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के प्रश्नों को बताया।